हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं लेकर के चैप्टर 3 कक्षा 10 का जो मैथ हमारा चैप्टर 3 का हमने पहला वीडियो प्रोवाइड किया था, आपने जरूर देखा होगा। और आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सेकेंड पार्ट की बात हम करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लाइनियर इक्वेशन। तो आप हो जाइए तैयार। आज हम कुछ आपको और अधिक लॉजिक और ट्रिक के साथ एवं कॉन्सेप्ट के साथ आज, और इसमें हम आपको ऐसी चीज़ों को बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आपको सहयोग करने वाली हैं। और आज अगर ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपके 5 से 6 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले लिखेंगे, कुछ फार्मूला है कॉन्सेप्ट उसको लिखेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने लिख रखा है, जैसे हमने कहा कि रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग में पहला नंबर हम लोग बनाएंगे संख्याओं संबंधी तथ्य। ठीक है, संख्या से जुड़ा हुआ जो हमारा तथ्य है पहला नंबर हो जाएगा संख्याओं से संबंधित। ठीक है, क्या लिखेंगे? संख्याओं से संबंधी लिखेंगे तथ्य। ठीक, अब कुछ तथ्य हैं जिसको हम नंबरिंग करके लिखेंगे और बड़े ही ध्यान से आप इसको देखिएगा। ठीक है, जैसे हम पहला नंबर अगर लिखें, पहले नंबर की बात करें, पहला नंबर हम सभी को पता है प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट लेकर इन्फिनाइट तक, अनंत तक जो क्रमागत संख्या, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि 2 4 8, ठीक है ना, 2 4 6 8 10 ऐसे ही करके एक एक के अंतराल पे जो हमारी क्रमशः संख्याएं आती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। यानी 2 4 6 8 10 ऐसे लेकर के इन्फिनाइट तक ये सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और उसी के विपरीत विषम की बात करें तो विषम संख्या भी जो 2 से विभाजित न हो, 1 3 5 7, जो सम के अलावा बची हुई संख्याएं वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार हमारा पहला नियम क्या हो जाएगा कि यदि हम कोई भी कहेंगे, यदि कोई भी प्राकृत संख्या, क्या कहेंगे? यदि कोई भी प्राकृत संख्या क्या मान लेते हैं? यक्ष। ये तो मैथ का पुराना नियम है, हर जगह पे हम लोग क्या मानते हैं? यक्ष मानते हैं। प्राकृत संख्या यक्ष है तब क्या हो जाएगा? जब प्राकृत संख्या यक्ष है तो उसका अगला प्राकृतिक संख्या जब हमें बताना होगा, तब अगली प्राकृत संख्या x प्लस 1 क्या हो जाएगी? x प्लस 1। फिर उसके आगे क्या कहेंगे? कामा लगाकर x प्लस 2, कामा लगा के x प्लस 3, ऐसे ही करके डॉट 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 क्रमशः चलेगा। यानी अगर हम कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या x मान लेते हैं, तब उसकी अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इसी तरह से डॉट 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 इत्यादि होंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? सेकेंड जो नंबर हमारा होगा, यदि हम कहें कि सम संख्या की बात करें, सम, यदि यक्ष जो है एक सम या विषम संख्या है, दोनों एक ही में लिख देंगे। यदि कोई सम या विषम संख्या x है, तब अगली यक्ष का अगला सम या विषम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, एक बार और लिख दें, फिर आगे ऐसे ही करके डॉट डॉट इत्यादि लिख देंगे। ठीक है ना, यानी चाहे सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या पूछे, हमें पता है कि सम हो चाहे विषम हो, किन्हीं भी सम या विषम दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, 2 होता है। जैसे हमने कहा कि सम संख्या के लिए 2 4 6 8 10 ये हो गया, और वहीं विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 ये सब। अगर दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस हम देखें तो वो क्या होता है? 2 होता है। इसलिए क्रमशः हम सम या विषम बताने के लिए हमेशा 2 को ऐड करेंगे। पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, इसी तरह से क्रमशः हमारा चलेगा। ठीक,
फिर इस तरह हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? पहला हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, दूसरा पढ़ा सम या विषम। अब तीसरा पढ़ते हैं इसी प्रकार से कि अगर दो संख्याओं का योग, अगर दो संख्याओं का योग क्या लिखेंगे? यदि दो संख्याओं का योग, अब दो संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तब, दो संख्याओं का योग क्या है? ज्ञात है, और दो संख्याओं का योग क्या है? ज्ञात है, और उनमें से एक संख्या दिया हो तो दूसरा संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो लिखेंगे यदि दो संख्याओं का योग ज्ञात हो, या मान लेते हैं कि ज्ञात होने पर, ज्ञात हो यदि, यदि क्या है? यदि हम मान लेते हैं यक्स ही मान लेते हैं, यदि संख्या, यदि एक संख्या यक्स हो तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? चलिए दूसरी संख्या यहां लिख देते हैं, फार्मूला यहां बन जाएगा। दूसरी संख्या बराबर जो दो संख्याओं का योग है, यानी योग माइनस एक्स। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये रहा कि जैसे कोई भी दो संख्या है, ठीक, कोई भी दो संख्या है, उनका योग दिया गया है, दो संख्याओं का योग दिया गया है, और यदि उनमें से एक संख्या को कह दे कि इतना है, मान लेते हैं कि यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसा सवाल पूछेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दो संख्याओं का योग लिखेंगे, उसमें से एक संख्या जो दिया है यक्स, उसको माइनस कर लेंगे। जैसे हमने लिखा है कि दूसरी संख्या बराबर, जो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो बराबर जो दो संख्याओं का योग दिया है, यदि दो संख्याओं का योग ज्ञात हो और यदि एक संख्या यक्स हो तब दूसरी संख्या बराबर योग दो संख्याओं का योग माइनस यक्स कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा पॉइंट्स क्या होगा? चौथा नंबर क्या हो जाएगा? उसको हम कहेंगे कि जैसे अब दो संख्याओं का योग न देकर के अंतर दिया हो, ठीक है ना, इसी के जैसा, यदि दो संख्याओं का अंतर ज्ञात हो, यदि एक संख्या यक्स हो तब, एक संख्या यक्स हो तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब जैसे हमें कह दे यदि दो संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? अंतर हमें ज्ञात है, और उसमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या फार्मूला बनाएंगे? जो हमें एक संख्या यक्स दिया है, इसमें यक्स में हम अंतर को जोड़ देंगे, या तो ये हो जाए अंतर को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, यक्स में अंतर को जोड़ देंगे तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा, या हम यक्स में से अंतर को घटा देंगे तो भी प्राप्त होगा। ये कैसे होगा मैं बता रहा हूं अभी। या एक्स माइनस अंतर कर लें, ठीक है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यक्स में अंतर को जोड़ दें या फिर यक्स में अंतर को क्या करें? घटा लें। ये कब होगा? ये दोनों चीजें कब होंगी? जब दो संख्याओं का अंतर हमें दिया है, ठीक है, और उसमें से यदि छोटी संख्या दे दे, बड़ी पूछे, छोटी संख्या दे दे और बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, तब हम यक्स और प्लस अंतर लगाएंगे, और यदि बड़ी संख्या दे दे, छोटी ज्ञात करना हो, तब यक्स माइनस अंतर वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, इतना। अब ये पहला नियम रहा, पहला संख्याओं से संबंधित तथ्य, ठीक है ना। अब दूसरा वाला हम पढ़ेंगे आयु संबंधित तथ्य। इतने प्रकार से प्रश्न बन के आते हैं, संख्याओं से जुड़ा हुआ 4 प्रकार से प्रश्न बन के आते हैं, तो इनमें से कोई एक एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा होने वाला है आयु संबंधित तथ्य। ठीक है, सेकेंड नंबर हो जाएगा दूसरा हमारा आयु संबंधी तथ्य। अब इसमें भी हमारा जो पहला फर्स्ट नंबर है, पहला फर्स्ट नंबर आयु संबंधित वाले में क्या हो जाएगा? जैसे कह दे कि यदि दो व्यक्तियों, अब कोई भी दो व्यक्ति का नाम ले लेंगे या तो फिर वहां नाम हम रख देंगे, मान लेंगे कि ये नाम है ए तथा बी। ठीक है, हमने कह दिया यदि दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः यक्स और वाई वर्ष दिया है, ठीक है, तो पी वर्ष के बाद उनकी आयु कितनी होगी, ऐसे अगर बोल दे सवाल में, यदि कह दे कि यदि दो व्यक्तियों की आयु की वर्तमान
आयु क्रमशः, ठीक है। व्यक्ति का नाम दिया रहेगा या तो फिर हम नाम रख भी लेंगे। दो व्यक्तियों, जैसे हम यहां कह सकते थे ए तथा बी, ठीक है ना, नाम रख लेंगे। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः एक्स तथा वाई वर्ष है, तब पी वर्ष के बाद उनकी आयु क्रमशः क्या हो जाएगी, क्रमशः हो जाएगी। ए का कितना है, ए वाले का यक्स वर्ष है, ठीक है ना, तो ए का यक्स प्लस पी वर्ष हो जाएगा तथा बी वाले का वाई प्लस पी वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम क्या कहेंगे, जो ए वाले का है वह क्या हो जाएगा, यक्स प्लस पी वर्ष, और जो बी वाले का वो वाई प्लस पी वर्ष हो जाएगा, ऐसे कहेंगे। दूसरा सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड वाला टाइप क्या होता है, सेकेंड के लिए अगर कहते हैं यदि दो व्यक्तियों की आयु, ठीक है ना, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु दिया है और पी वर्ष पहले, ठीक है ना, पी वर्ष पहले उनकी आयु क्या रही होगी, ठीक है ना। अगर कह दें हमें यदि दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः यक्स तथा वाई वर्ष ज्ञात है, तब पी वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः क्या हो जाएगी, ए वाले का हो जाएगा एक्स माइनस पी वर्ष तथा बी वाले का हो जाएगा वाई माइनस पी वर्ष, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसी में एक तीसरा टाइप का दे दे, अगर तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछता है, तीसरे टाइप का कहते कि यदि एक राशि यानी एक संख्या का, यदि एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, यदि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी ए से n गुनी है, तब क्या बन जाएगा, ऐसे कहेंगे। अगर कह दें, एक सवाल ऐसा पूछता है, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से स्मॉल n गुनी है, तब हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर n इंटू बी, एन बी कहेंगे, ठीक है ना। जो a है वो b से कितना है, n गुना b है, तो बराबर करने के लिए हम या तो a में n का भागा कर दें या तो b वाले में n का गुणा कर दें, ठीक विपरीत कहते हैं, जैसा हमें पढ़ने में लगता है वैसा नहीं होता, ठीक उसके विपरीत होता है। यानी एक संख्या a दूसरी संख्या b से n गुनी है, कौन इतना गुना है, a है n गुना, तो b के बराबर करने के लिए या तो a में n का भागा करेंगे या तो फिर b वाले में n का गुणा करेंगे, ठीक है। और एक टाइप इसमें और पूछता है, जैसे अगर हमें चौथा हम ये कह दें, हमें ऐसा पूछ दे कि यदि दो व्यक्तियों ए तथा बी की आयु में जो अनुपात है, ठीक है ना, अनुपात वाला बोलता है, यदि दो व्यक्तियों ए तथा बी में आयु का अनुपात क्या है, स्मॉल ए से दिखा देंगे, ए रेशियो बी, क्योंकि हमने व्यक्ति को क्या माना है, ए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो हम अनुपात किससे मान लेंगे, स्मॉल ए रेशियो स्मॉल बी। ये कह रहा है कि ए बी हो तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए एक्स मान लेंगे, ये स्मॉल ए माना था तो ए यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए यक्स, ठीक, आयु ए यक्स तथा बी की आयु बी एक्स, क्या मान लेंगे, बी की आयु बी एक्स वर्ष होगी, यहां भी वर्ष लगा देंगे और यहां पर भी वर्ष लिख देंगे, वर्ष होगी, ऐसा मान लेंगे हम, ठीक है ना। अब इनमें जो
यक्स है वह क्या है, एक संगत परिमेय संख्या है, इनका एक गुणांक होता है, यानी ये बता रहा है जो यक्स है वो a गुना है, a गुना है, और यहाँ यक्स जो है b गुना है, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा है इसी प्रकार से। ठीक, अब इसे भी मिटाएंगे। एक तीसरा हमारा है आयु संबंधी हो गया, अब तीसरा है क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधी भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधी तथ्य। ठीक है ना, तथ्य भी लिख लेंगे। क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधी तथ्य, इसमें भी 2-3 पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। पहला जैसे हमारा पॉइंट हो जाएगा, पहला क्या पूछ सकता है, जैसे पहले टाइप में पूछता है, यदि किसी आयत की बात करेगा, यदि किसी आयत की भुजाएं, ठीक है ना, बोलेगा यदि किसी आयत की भुजाएं क्या है, स्मॉल a तथा स्मॉल b हैं। अब इकाई दे देगा, ठीक है ना, कोई भी इकाई दे देगा, सेंटीमीटर या मीटर, हमें तो पता है माप में इकाई होता है, a तथा b हैं। ठीक है ना, बोलेगा यदि किसी आयत की भुजाएं a तथा b हैं तो उनका क्षेत्रफल और फिर उनका परिमाप का फार्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे है तो उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का। तो हमें सिंपल पता है कि आयत या आयताकार कोई भी आकृति है तो उसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, हमारा जो होता है बुक या कॉपी, हमेशा बुक या कॉपी क्या होता है, आयताकार। ठीक है ना, आमने सामने क्या होता है, जैसे ये लंबाई है, ठीक है ना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है ऐसे रहता है भुजा साइड, वो क्या रहता है, लंबाई रहता है, और जो ऊपर नीचे यानी वर्टिकल है साइड, वो हमारा क्या रहता है, चौड़ाई रहता है। लंबाई अधिक वाला होता है, चौड़ाई कम वाला होता है। तो हम क्षेत्रफल के लिए क्या कहते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्या कहते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल a इंटू बी हो जाएगा, इतना वर्ग इकाई बोलते हैं। ठीक, इतना वर्ग इकाई, तथा या और लिख सकते हैं एवं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप की बात करें अगर हम, तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू a प्लस बी, यानी हमने अभी कहा कि आमने सामने लंबाई और आमने सामने चौड़ाई होता है, तो 2 लंबाई वाले भुजा और 2 चौड़ाई वाले भुजा होते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे बताएं अगर फार्मूला बनाने के लिए, तो 2a प्लस 2b होता है, 2 लंबाई के और 2 चौड़ाई के दोनों जुड़ जाते हैं, तो हम इन दोनों में से क्या कर लेते हैं, 2 को करते हैं कॉमन। ठीक, तो हमारा हो जाता है a प्लस बी कोष्टक में और इंटू में 2, इतना केवल क्या हो जाएगा, इकाई हो जाता है, इतना इकाई। इसमें वर्ग इकाई नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें केवल इकाई रहेगा। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग इकाई होगा, और जब आयतन आए यदि, तो आयतन में हमेशा वर्ग क्यूब होता है या घन इकाई होता है। ठीक है ना, इकाई क्यूब या घन इकाई होता है। ठीक, अब सेकेंड टाइप किस प्रकार का सवाल आता है, जैसे हमने पहला कहा कि हमारा क्षेत्रफल और परिमाप से पूछ लेगा, किसका, आयत का। अब इसी के क्रम में हमारा फिर पूछता है वर्ग भी एक आकृति है, तो वर्ग का पूछता है। कह दे कि यदि किसी वर्ग की भुजा, और हम सभी को पता है कि वर्ग की भुजा 4 भुजाएं होती, चारों क्या होती, एकदम बराबर होती हैं। वर्ग की भुजा a है, स्मॉल a है, तब वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप दोनों बताएंगे। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा या भुजा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर वर्ग इकाई कहेंगे। ठीक, तथा वर्ग का परिमाप, अब परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है ना, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो भुजा 4 बार जोड़े, चाहे भुजा में 4 का गुणा कर दे, बात एक ही है। तो 4 इंटू ए क्या होता है, इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, यहां भी परिमाप है तो केवल इकाई होगा। ठीक, और एक टाइप और इसमें है, इसको भी देखते हैं। तीसरा, जैसे अगर हमें कह दे कि यदि किसी आयत, क्या कह दे, अब आयत के विकर्ण की बात करें, अगर विकर्ण ज्ञात करना हो और उसमें हमें भुजा दिया हो, हमें पता है कि आयत में 2 भुजाएं लंबाई और चौड़ाई होता था, कह रहे कि यदि किसी आयत की भुजाएं a और b हैं तो उनका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, तब फार्मूला बनेगा, यदि
किसी आयत की भुजाएं ए तथा बी हो तो आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि ए क्या है? लंबाई है और बी क्या है? चौड़ाई है। तो अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें है वर्ग से जुड़ा हुआ। अगर हमें वर्ग का विकर्ण कह दे कि यदि किसी वर्ग की भुजा इतना है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा ए है तब वर्ग की का लिखेंगे का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2 इंटू ए या ए इंटू अंडर रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्या हो जाएगा? इकाई होगा। ठीक है ना, इतना इकाई होगा। यहां भी इतना इकाई होगा। ठीक है। अब हमारे तीनों जो है कि संबंध तथ्य हो गए। ठीक है ना। पहला हमने बताया आपको संख्याओं से संबंधित तथ्य, दूसरा हमने बताया आयु संबंधी तथ्य, और तीसरा हमने यहां लिखा है क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधी तथ्य। अब इन तीनों पर हमने एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रखा है, उसे हम हल करेंगे। पहले इसे मिटाएंगे, इरेज करें। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। क्या बोला है? 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए बोल रखा है। हाँ, अब देखेंगे हम इसे हल करेंगे सवाल को। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर के हमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम पहले इन संख्याओं को मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। माना इकाई का अंक बराबर क्या है? यक्स है, और कामा दहाई का जो अंक है वो क्या है? बराबर वाई है। ऐसे मान लेंगे। तो अब हमारा संख्या क्या बन जाएगा? संख्या क्या बनता है? 10y प्लस में यक्स बन जाएगा। ऐसे मान लेंगे क्योंकि इकाई में 1 का गुणा होगा और दहाई में 10 का गुणा होगा, तभी तो हमारा ये जो या इधर होता है बाईं ओर संख्या वो हमेशा दहाई में होता है और इधर दाईं ओर इकाई होता है। तो इकाई में 1 का गुणा करेंगे तो 1 यक्स आ गया, और दहाई में y में 10 का गुणा करेंगे तो 10y आ जाएगा, और हमारा संख्या ये बन जाएगा 10y प्लस यक्स। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों को परस्पर बदलने पर, अब क्या कह रहे हैं? अंकों को परस्पर बदलने पर, तो लिखेंगे अंकों को परस्पर बदलने पर। अंक बदलने का मतलब इकाई वाला दहाई के स्थान पे और दहाई वाला इकाई के स्थान पे आ जा रहा है, यानी 10x प्लस वाई बन गया। 10x प्लस वाई, जहां 10y प्लस x था वहां 10x प्लस वाई बन गया। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या बोला हमने? हमें यह बोला है कि बदलने पर जो प्राप्त संख्या का योग है वो 132 है। अब बदलने पर
प्राप्त संख्या का योग जो बदलने पे प्राप्त हो रहा है उसको हम पहले वाले संख्या में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी पहले वाला हमारा संख्या क्या है, 10y प्लस यक्स है, और इसमें जो बदला हुआ संख्या उसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमें, 132। यानी 10y में एक y जोड़ेंगे तो 11y प्लस 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x बराबर कितना जाएगा, 132। अगर हम 11 से भागा सभी में करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, y प्लस यक्स, या आगे पीछे दोनों प्लस है तो हम यक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स प्लस वाई बराबर, जब हम 132 में 11 से भाग देंगे तो आएगा 12। क्या आता है, 12। इक्वेशन फर्स्ट, हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, ये पहला समीकरण हमारा बन गया। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। यदि जो हमारा संख्या है उनमें 12 जोड़ दिया जाए, जो पहले से संख्या हमने बना रखा था, तो फिर लिखते हैं पुनः 10y प्लस यक्स, ये हमारा संख्या था। कह रहा है यदि इसमें 12 जोड़ दिया जाए तो हमारा जो संख्या बन रहा है, जो प्राप्त संख्या हो रहा है, संख्या कौन कौन हमने माना था, यक्स और वाई बोला है, तो प्राप्त संख्या अंकों के योग, अंक हमारे कौन कौन है, इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। ठीक है, तो अंकों का योग यक्स प्लस वाई का क्या हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है ना, ये ऐसे हम मान लेंगे कि 10y प्लस यक्स में जब हम 12 को जोड़ते हैं तो जो हमारे अंक यक्स और वाई थे उनके योग का 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 10y प्लस में x और इधर बाहर प्लस में 12 और ये 5x प्लस में 5y होगा। ठीक है, तो जब हम 10y इधर और 1x है, 5x को इधर ले आए अगर तो क्या बनता है, 5x को इधर लाएंगे तो माइनस में 5x बनेगा और 1x यहाँ है। अब ये कोष्टक हम हटा भी तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब प्लस में है। तो हम ये यक्स वाई को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए 5y इधर आएगा माइनस में, 10 में से 5 घटेगा 5y, और यक्स यहाँ प्लस में है, यहाँ 5x इधर आएगा माइनस में, तो 1 में से 5 घटेगा तो माइनस में 4x, और इधर 12 को इधर ले आएंगे तो माइनस 12, यानी माइनस का सभी में अगर हम भागा दें तो क्या बनेगा, 4x माइनस 5y बराबर प्लस में 12, ये बन जाएगा और हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, आगे अब हम करते हैं फिर। ठीक, अब जैसे ही समीकरण 1 और 2 बन गया तो हमारा काम होता है इनको हल करने का। ठीक है, अब समीकरण 1 या 2, अब हम विधि कौन सा लगाएंगे, हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि 2 विधियां, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। एक प्रतिस्थापन और दूसरा होता है विलोपन विधि, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाने वाले हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी एक यक्स या वाई को हम क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो हमारा है, फिर से लिखते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 12, और 2 जो है 4x माइनस 5y बराबर 12, ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड था। ठीक है, तो अब बराबर करने के लिए चलिए, अगर हम कहें कि y वाले को हम बराबर बनाना चाहते हैं तो पहले वाले समीकरण में क्या करते हैं, 5 से गुणा और दूसरे वाले में केवल 1 से गुणा करें। पहले वाले में 5 से गुणा और दूसरे वाले में क्या करें, 1 से गुणा कर दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर क्या कर दें, जोड़ने पर लिख देंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ना है तो कोई चिन्ह जो है बदलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस में 5y माइनस में घट गया, और यहाँ 5x हो गया, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ 12 5 60 और 12 जोड़ेंगे 72, 9 8 72, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही x का मान निकलेगा 8, वैसे ही हम पहले समीकरण में x का मान भर के y का मान निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 8 प्लस वाई बराबर 12। 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये दिख रहा है x और y का मान। अब यदि हम संख्या बताना चाहें तो क्या लिखेंगे, संख्या हमारा था 10y प्लस में x, तो 10 गुणते y का मान 4 प्लस में x का मान 8, तो ये 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48 हमारा जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हल हो गया। अब इसके बाद सेकंड वाले टाइप पे हम सेकंड क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए, इसे हम इरेज करेंगे। हाँ, अब सेकंड हमारा क्वेश्चन एक और है, जैसे हम क्वेश्चन ले रखे हैं, दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है, 10 वर्ष पहले, क्वेश्चन दिया है 10 वर्ष पहले
10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाती है। 2 गुनी रह जाती है या 2 गुनी होगी। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो या तब पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले बोला है क्वेश्चन को कि 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाती है। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु क्या होगा? तो हम इसमें पहले दोनों का जो हमसे पूछता है, हमसे वर्तमान आयु पूछा है, तो हम वर्तमान आयु को क्या करेंगे? मानेंगे। किसके किसके? पिता और पुत्र। तो लिखेंगे सॉल्व में क्या लिखेंगे? माना पिता की वर्तमान आयु, क्या मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं। हमारा तो काम ही यक्ष को मानना हमेशा। वर्तमान आयु क्या है? यक्ष वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो भैया हमने कहा कि पिता का वर्तमान आयु यक्ष वर्ष है, तो पुत्र का वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई वर्ष, क्योंकि दोनों अलग अलग मानेंगे। वाई वर्ष। अब ये तो हमसे नहीं कह रहा है ना कि पिता से 10 वर्ष छोटा है या पिता से 20 वर्ष छोटा है या 5 वर्ष छोटा है, ये तो नहीं कह रहा है हमसे। अगर वो कहता तो हम यक्ष मान करके ही दूसरे में से दूसरे को मानने के लिए फिर क्या करते? घटाते। पिता के लिए यक्ष मान लेते हैं और फिर बेटे के लिए क्या करते? यक्ष में से उतना संख्या कम कर देते जितना वो कम रहता है, जितना छोटा रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? पिता का वर्तमान आयु यक्ष मानेंगे और पुत्र का वर्तमान आयु वाई मानेंगे, ठीक है ना। अब जो हमें ये बोला है शुरुआत से, उस पर हम ध्यान देकर के सवाल को हम बनाते चलेंगे। बोला है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले दोनों छोटे रहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है समय के साथ एक बराबर बढ़ता है। जैसे अगर आपके पिताजी हैं तो 10 साल में 10 वर्ष अधिक होंगे, तो आप भी तो 10 वर्ष अधिक होंगे। भले उनकी उम्र कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं है। यानी 10 वर्षों के समय में हर व्यक्ति 10 वर्ष ही बड़ा होगा इस पृथ्वी पे, ठीक है। तो अब हम दोनों के एक साथ, तो कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु निकालते हैं। लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता का आयु वर्तमान में कितना है? यक्ष है, तो 10 वर्ष पहले क्या रहा होगा? यक्ष माइनस 10, यानी यक्ष में से 10 वर्ष क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो यक्ष माइनस 10 वर्ष कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी के बराबर लिखेंगे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। इसका मतलब है वही सेम टू सेम वर्ड लिखना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? y माइनस 10 वर्ष, ठीक है। y माइनस 10 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार करेंगे, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार में अब यहां से पढ़ने के बाद इसको हम हल करेंगे। बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु का 12 गुना था। कौन? ये वाला जो है इसका 12 गुना था, ठीक है, ये वाला। तो दोनों को बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे? यानी यक्स माइनस 10 एक तरफ बराबर दूसरे तरफ y माइनस 10 लिख देंगे। अब हमें बराबर करना है, तो बराबर करने से पहले ही कह रहा है कि जो पिता है ना, ये जो पिता है पुत्र से ना 12 गुना क्या है? अधिक है, यानी 12 गुना है। तो जब पिताजी 12 गुना पहले से इस बच्चे के अनुसार हैं या बच्चे के उम्र के अनुसार, तो हम बराबर करने के लिए पिताजी में 12 का भाग कर दें
या बेटे में 12 से गुणा कर दे, दोनों कोई एक काम करेंगे तो हम 12 से गुणा कर देते हैं। किसके उम्र में? बेटे के उम्र में। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये x माइनस 10 इधर बराबर 12y माइनस 12 में 120 ऐसा बन जाएगा। तो हम y वाले को इधर x की तरफ लाएंगे और संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। तो x माइनस 12y बराबर 120 माइनस में, ये 10 जाकर प्लस होगा तो क्या बनेगा, माइनस में 110, क्योंकि ये इधर आकर प्लस बनेगा तो 120 में से 10 क्या होगा, घटेगा, लेकिन 120 क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस में 110 बन जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारा पहला बन गया। क्या बन गया? पहला। अब इसके बाद इधर फिर आगे करेंगे, फिर आगे सवाल को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। परंतु कह रहा है परंतु 10 वर्ष बाद, तो अब 10 वर्ष बाद दोनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे ना। जैसे 10 वर्ष पहले दोनों 10-10 साल क्या थे, 10-10 वर्ष छोटे थे तो माइनस किया गया है। अब 10 वर्ष बाद जब बोलेगा तो तुरंत हम आयु में क्या करेंगे, प्लस, और यहाँ 10 वर्ष पहले बोला था इसलिए आयु में क्या किए थे, माइनस किए थे यहाँ पर। और जैसे ही अब बाद बोलेगा हम आयु में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो फिर पहले इसको लिखते हैं, लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु यक्स थी, अब यक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। पुराने वाले आयु में ही, जो पुराना वाला वर्तमान आयु यानी है, जो वर्तमान आयु था उसके बाद की बात हो रही है, क्योंकि वर्तमान हमारा ये आज है, 10 साल पहले हम क्या थे वो हमारा पास्ट था, और 10 साल बाद हम क्या होंगे ये हमारा फ्यूचर होगा। तो जब प्रेजेंट की बात करेगा तो हमने प्रेजेंट को माना है यक्स और वाई, अगर प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा तो माइनस करेंगे और फ्यूचर में जाएगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है ना, ये मेथड हमें याद रखना होगा। और इसी प्रकार से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो y प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही इजी है। अब इनका भी प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार में क्या बनेगा, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाती है। पिता की आयु 10 वर्ष बाद, उसकी मतलब पिताजी हैं, पिताजी की जो आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो अब पिताजी का क्या आयु है, पहले लिखते हैं यक्स प्लस 10, अब बराबर करते हैं y प्लस 10। अब कौन दो गुना हो रहा है, पिताजी दो गुने हो रहे हैं। यहाँ 12 गुना हो रहे थे तो हमने इसके विपरीत 12 का गुणा किया है, और यहाँ पर 2 गुना हो रहे हैं तो इसके विपरीत 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ यक्स प्लस 10 और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 20, 10 गुना 20, तो यक्स माइनस वाई बराबर इधर 10 आएगा, माइनस 20 माइनस 10 करेंगे क्या हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 यहां बना, समीकरण 2 यहां बना। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल करने के लिए हम इसे इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस है नहीं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारा काम क्या होने वाला है, वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोनों का। तो अब हम इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ने वाला काम करेंगे, वही विलोपन विधि। तो लिखेंगे x माइनस 12y बराबर माइनस में 110, ये पहला समीकरण था। अब इसमें से क्या कर रहे थे, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, पहले और दूसरे को जोड़ा या घटाया, ये नियम था हमारा। लेकिन हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, माइनस 2y है, हाँ ठीक है। अब ये हो गया x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को हम लोग घटा लें। क्यों, क्योंकि x इसमें भी और x इसमें भी क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना। तो यहाँ x माइनस 2y बराबर क्या लिखते हैं, प्लस में, हाँ प्लस में 10। समीकरण सेकेंड हमारा हो गया। अब हम लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर घटाव करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये x कैंसिल, ये 10 में से 2 जाए, 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10y, वो भी माइनस में, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 110 और 10 मिलकर 120 माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 10 बरहिए 120, y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब जैसे ही y का मान 12 आ जाएगा, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में y का मान रख करके हम x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12y बराबर माइनस 110। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर y का मान 12 है
तो रखेंगे यक्स माइनस 12 गुणते 12 बराबर माइनस 110। यहाँ हल करते हैं, यक्स बराबर माइनस 144 को उधर लाएंगे तो प्लस में 144 बनेगा और माइनस 110 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर घटेगा तो हो जाएगा 34। ठीक है, तो यक्स का मान आ गया 34 और वाई का मान आ गया 12। ठीक है, ये 12 वर्ष और ये 34 वर्ष, यानी जो पिता की आयु थी, जो पिता की आयु है वह 34 वर्ष हो गई। हमने पिता की आयु यक्ष माना था, तो ये कौन हो गए, पिता हो गए, पिता की आयु 34 वर्ष और ये कौन हो गए, पुत्र हो गए, पुत्र की आयु क्या हो गई, 12 वर्ष। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। एक सवाल और है, अब हम इसे इरेज करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा लास्ट क्वेश्चन, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत में यदि लंबाई 2 इकाई का मतलब या तो सेंटीमीटर या तो मीटर, जिसमें भी वो दिया हो, 2 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें, 2 इकाई घटा दें, कम कर दें या घटा दें, तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है या घट जाता है, आप जो भी समझें, कम हो जाता है, जबकि लंबाई में एक इकाई की कमी करने पर तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई एक ही चीज है, बढ़ जाता है। तब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रखा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। दिया है एक आयत है, उसमें कह रहा है कि यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें, यानी घटा दें, तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने पर तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारा बिल्कुल ये मानने वाला सवाल है, हम मान के लगाएंगे। जैसे पिछले 2 सवालों को हमने लगाया, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व करना है, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना आयत की जो लंबाई है, माना आयत की लंबाई क्या मान लेते हैं, x, तथा चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y। इकाई अपने हिसाब से जो भी इकाई दिया हो, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई यानी x इंटू वाई, या सीधे सीधे लिख दें x y वर्ग इकाई, ये लिख सकते हैं वर्ग इकाई, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम ये कर लें, समीकरण बना लें। जैसे हम पहले 2 सवालों में बनाए हैं समीकरण, बिल्कुल उसी तरह से हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि जब लंबाई में 2 इकाई बढ़ाते हैं तथा चौड़ाई 2 इकाई क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कम करते हैं। जब लंबाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई कम करते हैं, तब जो क्षेत्रफल है 28 वर्ग सेमी क्या होता है, वर्ग इकाई जो है कम होता है, 28 वर्ग इकाई कम होता है। तब हम मान के बनाते हैं, पहले लिखते हैं प्रथम स्थिति, क्या लिखते हैं, पहले स्थिति में क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा पहला स्थिति है, फिर उसके बाद वाला लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक दूसरा स्थिति है, ठीक है ना। तो पहले स्थिति में क्या कह रहा है कि जब लंबाई
ना, वो आपको दिख रहा है, मैं लिखूंगा नहीं। कह रहा है कि यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई को 2 इकाई कम कर दें तो जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है ना। तो जो क्षेत्रफल हमारा है वो यक्स वाई है। क्या माने हैं? यक्स वाई। तो यक्स वाई से कितना कम हो रहा है? 28। कितना कम हो रहा है? 28। और हमें अच्छी तरह पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं? लंबाई यक्स था हमारा, तो यक्स में कितना कम कर रहे हैं कि अधिक कर रहे हैं? हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं, लंबाई में कम, अरे बढ़ा रहे हैं 2, ठीक है ना, 2। और गुणित चौड़ाई में कितना कम कर रहे हैं? -2। चौड़ाई में -2 कम कर रहे हैं ना। तो हमें ये पता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, यानी एक्स वाई बराबर 61 में हम यहाँ लिख दें, इसके लिए ऊपर क्या लिख सकते थे? एक्स वाई के बराबर यक्स गुणित वाई, ऐसे भी तो लिख सकते थे, हम लिख सकते थे। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये जो कार्यक्रम कह रहा है पहली स्थिति में, उसको मैंने लिखा। यक्स वाई क्षेत्रफल पहले से था, लेकिन कह रहा है कि जब इनकी लंबाई में 2 इकाई बढ़ाया जाता है और चौड़ाई 2 इकाई घटाया जाता है तो क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यक्स इंटू वाई माइनस 28 बराबर इतना इंटू इतना, ऐसे कर देंगे। इनको अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स वाई माइनस 28 इधर बराबर यक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 है ना, तो दोनों का क्या करेंगे? आपस में गुणा। तो यक्स का गुणा वाई में तो क्या जाएगा? यक्स वाई। यक्स का गुणा 2 में तो -2 यक्स, 2 में तो +2 वाई, और प्लस माइनस से माइनस 2 दूना के 4, ऐसे बनेगा। अब इनको और हल करते जाएंगे हम, देखेंगे क्या बन रहा है हल करने पे। तो यक्स वाई यहाँ प्लस में, यक्स वाई यहाँ प्लस में, घट गया, कैंसिल हो गया। अब -2x इधर आएगा तो प्लस में 2x बन गया, और 2y माइनस में इधर आकर के 2y माइनस में जाएगा, और ये 28 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। 28 में से 4 घटेगा, क्या आ जाएगा? 24। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। समीकरण नंबर, चलिए 2 से भागा कर लीजिए। 2 से हम भागा कर लेते हैं सभी पदों में, या दोनों पदों में क्या कहेंगे? तो यक्स माइनस वाई बराबर 12, हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, यक्स माइनस वाई बराबर 12। ठीक है। अब हम दूसरा क्या करते हैं? दूसरे स्थिति की बात हम करते हैं। दूसरा स्थिति हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने पर तथा चौड़ाई में 2 इकाई की बढ़ोतरी करने पर क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो हम फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, यक्स इंटू वाई बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यक्स इंटू वाई क्षेत्रफल पहले से है, इसमें बढ़ जा रहा है कितना? 33 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। और यक्स क्या हो रहा है? 1 इकाई की कमी हो रही है लंबाई में, यक्स -1 इंटू वाई, और प्लस इसमें 2 इकाई बढ़ रहा है। तो एक्स वाई प्लस में 33 बराबर इधर यक्स इंटू वाई माइनस में प्लस में 2y, यानी इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा फिर इसमें हुआ, -1 का तो माइनस क्या हो जाएगा? अरे यक्स होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यक्स का गुणा 2 में तो +2x होगा, फिर -y हो जाएगा, और माइनस प्लस से -2 हो जाएगा। ठीक है ना, आप आराम से गुणा करिएगा। अब यहाँ पर यक्स वाई प्लस में, यक्स वाई प्लस में, क्योंकि ये पक्षांतर करेंगे तो 1 + 1 माइनस होके घट जाएगा। अब ये 2x और -y है, इधर ले आएंगे, या इस संख्या को इधर ले आते हैं, तो 2x - y अपने जगह पे है बराबर इस तरफ, और ये -2 इधर आएगा तो प्लस बनेगा, 33 2 35। ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये समीकरण सेकेंड यहीं पे बन जाएगा हमारा। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कुछ भी बराबर है। जी हाँ, हमारा y जो है कि 1 और 1 दोनों में है, तो सीधे सीधे समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है -y, ये भी -y, तो क्या करते हैं? घटाने पर लिखते हैं, तभी तो चिन्ह क्या होगा? साइन चेंज होगा। तो पहला वाला क्या है? यहाँ पे पहला वाला यक्स है, और यहाँ क्या है? 2x, तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? यक्स यहाँ प्लस में, यक्स 2x यहाँ माइनस में, तो घटेगा तो माइनस में 1 यक्स आएगा, और y से y हमारा कैंसिल हो गया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद 12 यहाँ प्लस में है, और 35 यहाँ माइनस में, 35 में से 12 घटेगा, बचेगा 23 माइनस में, वो भी माइनस में, 23 माइनस माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर 23 प्लस में आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इस पे सबको दिख रहा होगा, यहीं पे कर दे रहे हैं। यक्स का मान 23 आ गया, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यक्स - वाई बराबर 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 - वाई बराबर 12, 23 इस तरफ आएगा तो -y बराबर 12 - 23, तो क्या बच जाएगा? -y बराबर -11, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यक्स का मान क्या आ गया हमारा? 23, और y का मान 11, यानी लंबाई हमारी कितनी आ गई? 23 आ गई, और चौड़ाई हमारी 11 आ गई। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल को हम यहां लिख देंगे,
क्षेत्रफल बराबर यक्स वाई था, तो 23 गुणते हम 11 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 11 या 33 को 3 लिखेंगे और 11 दूना 22 और 3 25 लिखेंगे, 253 वर्ग इकाई हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इतना हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आज इस चैप्टर का ये समाप्ति हो गया। और हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। आप 27 फरवरी को कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम है मैथ का, ठीक है ना। और विषय तो नेक्स्ट डे कल 18 तारीख है, आज 17 है, तो कल से स्टार्ट हो जा रहा है आपका। कल हिंदी है पहला दिन, उसके बाद क्रमशः सभी विषय हैं, और मैथ जो है 27 फरवरी को है। तो आप उसके लिए एकदम रेडी रहिए, एकदम तैयार रहिए। ठीक है, आपको 27 फरवरी के पहले सभी चैप्टर के शॉर्ट मेथड से, कॉन्सेप्ट से और एग्जाम्पल से आपको सारे चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा और आपको हर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जाते जाते हम इतना कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।